के अपने यूट्यूब चैनल BK एनसीईआरटी सॉल्यूशन में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि साथियों आप जानते हो कि बोर्ड एग्जाम आने वाला है और पिछले साल के पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके आने वाले पेपर की जानकारी के लिए। तो चलिए हम आज 2019-20 का पॉलिटिकल साइंस का पेपर करेंगे विद आंसर। सभी साथी से निवेदन है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहे, हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहे। और जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि पल पल की अपडेट आप तक पहुंच सके, और अपने साथियों के लिए शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए हम क्वेश्चन देखते हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने, मैं सभी का आंसर भी बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। किसी में हाँ की ना भी पूछा जाता है और सत्य की जगह सत्य भी पूछ लिया जाता है कई बार। तो सबसे निवेदन है कि पहले क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा। तो जैसा कि इसमें पूछा गया, निम्नलिखित वाक्यों को अर्थपूर्ण बनाने के लिए पूरा कीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध तक समाप्त हुआ जब अमेरिका ने जापान के डैश और डैश शहर पर परमाणु बम गिराए। तो हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने बम गिराए थे। इसका ऑप्शनल भी है, अगर आपको ऑप्शनल अच्छा लगे तो आप ऑप्शनल भी कर सकते हैं, दोनों एक एक नंबर का ही। जो साथी इंग्लिश मीडियम में पेपर पढ़ते हैं और इंग्लिश मीडियम में अपना आंसर लिखना पसंद करते हैं और इंग्लिश मीडियम में भी एक बार पढ़ लीजिएगा, तो इसका भी आंसर होगा हिरोशिमा और नागासाकी। तो चलिए इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 1951 में सोवियत संघ में हुए तख्ता पलट का विरोध करने के लिए राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे नेता का नाम बताना है। ये भी क्वेश्चन आसान है। सोवियत संघ में जो तख्ता पलट हुआ था, जो नेता उभरे नायक के रूप में, उनका नाम बताना है, तो आप बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं था। इसमें पूछा गया सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं था, इसका बी होगा आंसर। रूस एक महाशक्ति के रूप में नहीं उभरा था क्योंकि उसका विघटन हो चुका था, तो इसका आंसर बी होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, चौथा देखते हैं। ऐसे दो क्षेत्रों की पहचान कीजिए जिसमें सोवियत संघ पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे रह गया। सोवियत संघ, ऐसे दो देशों का नाम बताने हैं, तो इंडो क्षेत्र के नाम बताने हैं। तो आर्थिक क्षेत्र में पीछे रह गया और तकनीकी के क्षेत्र में पीछे रह गया। पांचवा क्वेश्चन देखिए, दिए हुए विकल्पों को अर्थपूर्ण बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इंटरनेट वैश्वीकरण डैश डैश का उदाहरण है। पारस्परिक जुड़ाव और आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव का भी उदाहरण है। छठा क्वेश्चन देखिए, आसियान के किन्हीं दो संस्थापक सदस्यों का नाम। एक नंबर का क्वेश्चन है साथियों ये। तो आसियान के संस्थापक सदस्य इंडोनेशिया और मलेशिया रह चुके हैं, तो इंडोनेशिया और मलेशिया इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके विचार में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के लिए बेहतर है और क्यों। सबसे ताकतवर देश के विरुद्ध अथवा उसके साथ काम करना। उसके साथ काम करना भारत के लिए अच्छा होगा क्योंकि भारत जब आज़ाद हुआ तो काफ़ी और देशों की तुलना में पीछे था, तकनीकी और आर्थिक क्षेत्र में भी पीछे रहा। तो सभी ताकतवर देशों के साथ मिलकर काम करना भारत के लिए अच्छा है, जैसा कि आजकल मोदी भी कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आठवां। संयुक्त राष्ट्र के मुख्य उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य है कमज़ोर देशों को बढ़ावा देना, आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना और पर्यावरण सुरक्षा। बहुत है इतने, एक नंबर का क्वेश्चन है। नौवां क्वेश्चन में पूछा गया, निम्नलिखित कथन को ठीक करके अपने उत्तर को दोबारा लिखें। तो ये जो पैसेज दिया हुआ है आपको इसको पढ़ के दोबारा सही इसी पैसेज को लिखना है। तो पहले आप इसको पढ़िएगा और ध्यान से लिख दीजिएगा इसको, एक नंबर क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन देखिए, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सही विकल्प को चुनिए। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले साथियों के लिए भी है, तो इंग्लिश मीडियम में जिन साथियों को लिखना है वो इंग्लिश मीडियम में अपना पढ़ लीजिए, आंसर मिल जाएगा आपको। चलिए अब हम 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 1991 में गठित भारतीय जनसंघ के किन्हीं दो महत्वपूर्ण नेताओं के नाम बताने हैं। आपको दो नेताओं के नाम बता दीजिएगा, आप आसान क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन देखिए, किन्हीं निम्नलिखित नेताओं में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसका दूसरा आंसर सही होगा। 12वें का आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा, ऑप्शन नंबर बी। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना
के दिशा निर्देश के अनुसार सरकार किस प्रकार देशी उद्योगों को संरक्षण देने की कोशिश की है। तो सरकार ने देशी उद्योगों को बचाने के लिए उन्हें कम कम दर पर ऋण उपलब्ध करवाया, सीमा शुल्क समाप्त कर दिए और बाहर से निवेश करने पे शर्तें और नियम लागू कर दिया ताकि कम से कम निवेश हो, जिससे हमारे जो घरेलू उद्योग है उनको बचाया जा सके। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत ने चीन युद्ध 1962 से संबंधित कौन सा कथन सही है। इसमें सही पूछा गया है, तो अब आपको एक बार पढ़ लीजिए और बता दीजिए इसमें सही कौन सा। 14वें का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप इसका सही आंसर है। 15वां क्वेश्चन देखिए, भारत ने परमाणु अप्रसारण संधि NCPT पर हस्ताक्षर करने से इनकार क्यों कर दिया। क्योंकि ये भेदभावपूर्ण संधि था। भारत हर उस संधि का विरोध करता है जो भेदभावपूर्ण हो। इसी प्रकार इस पर साइन करने से भारत ने मना कर दिया। 16वां क्वेश्चन देखिए, 1967 के 10 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत उठाए गए कदमों द्वारा इंदिरा गांधी की किस मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करना चाहती थी। ये भी आसान है, ये भी बता दीजिएगा। 17वां क्वेश्चन देखिए, मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार के गिर जाने के मूल कारण। मोरारजी सरकार क्यों गिर गई ये बताना है आपको इस क्वेश्चन में। ये जो एक एक नंबर का क्वेश्चन है काफ़ी आसान है और काफ़ी नंबर आप इन क्वेश्चनों में कवर कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब 2 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। सभी क्वेश्चन आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये सब। मुझे उम्मीद है कि आप आंसर इनका ज़रूर ढूंढ लेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन, वार्सा पैक्ट के किन्हीं 4 सदस्यों का नाम बताना है। वार्सा पैक्ट में कौन कौन से सदस्य थे उसके नाम बताने हैं। इसी प्रकार 22वां क्वेश्चन में देखिए, इसमें पूछा गया आपसे शरणार्थी और अप्रवासी के बीच अंतर स्पष्ट करना है। 2 नंबर क्वेश्चन है, एक एक आंसर बता दीजिएगा। शरणार्थी जो होते हैं एक देश से दूसरे देश में आ जा कर सकते हैं तथा ये मूल निवासी नहीं होते हैं शरणार्थी, जबकि प्रवासी मूल निवासी होते हैं वहाँ के। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। चलिए इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं इसी का। इंग्लिश मीडियम वालों भाइयों से भी निवेदन है, जो भाई इंग्लिश मीडियम में पेपर करते हैं एक बार ज़रूर देखिए। इस पेपर को इंग्लिश मीडियम में भी उपलब्ध करा रहे हैं हम आपको। ये आपको इस पेपर में ए और बी से मिलान करना है, तो आप एक बार मिलान कर लीजिएगा। वैसे मैंने मिला दिया है, तो भी एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। 24वां क्वेश्चन देखिए, यूरोपीय संघ एक अति प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन है। 4 उपयुक्त तर्क के द्वारा बताना है आपको कि यूरोपीय संघ एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन है। ये रहा 24वें क्वेश्चन का आंसर। यूरोपीय संघ का झंडा। यूरोपीय संघ के 12 देशों ने अपने अपने झंडे को छोड़कर यूरोपीय संघ के झंडों को अपना लिया था। यूरोपीय संघ की मुद्रा। यूरोपीय संघ के 12 देशों ने अपनी निजी मुद्राओं को त्याग कर एक मुद्रा यूरोप को अपना लिया था। सांगेन वीजा। यूरोपीय संघ के देशों ने 1985 में सांगेन संधि पर हस्ताक्षर कर अपने देशों की वीजा संबंधित औपचारिक नीतियों को समाप्त कर दिया था। मुख्य बिंदु एक बार इन सभी को आप पढ़ लीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आप जरूर पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25वां। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की 4 विशेषता बतानी है आपको। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 विशेषता पूछा गया आपसे, बता दीजिएगा। अगला 26वां क्वेश्चन, पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध के बाद भारतीय राष्ट्रीय उत्साह और प्रसन्नता के कोई 2 कारण स्पष्ट करने आपको। ठीक है, इसका ऑप्शनल भी है, ऑप्शनल भी देख लीजिए। भारत से संबंधित 2 उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए कि विदेश नीति हमेशा राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। बिल्कुल सही है। भारत जब भी कोई किसी देश की राष्ट्र नीति बनती है, राष्ट्रीय नीति, तो अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, जिससे उसके राष्ट्र का विकास और उन्नति की जा सके। तो ऑप्शनल है, ऑप्शनल आप कर लीजिएगा, मुझे भी वो आसान लगा।
गठबंधन की सरकार, अगला देखिए 27वां क्वेश्चन। गठबंधन की सरकारों के भारतीय राजनीतिक पर हुए प्रभाव का आकलन करना है आपको। 4 नंबर का क्वेश्चन है ये भी। अगला देखिए, नीचे दिए गए कार्टून को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कार्टून दिखा गया पोस्टर, आपको इसको ध्यान से देखना है और आपको आंसर देने हैं। इसका आंसर ए देखिए, चीन जैसे विशाल देशों में साइकिल का क्या महत्व है। चीन आर्थिक तौर पर ये बताता है कि हम समाजवादी है, लेकिन वो पूरी तरह से पूंजीवादी हो चुका है, जैसा कि बीच में दिखाया गया है। पैसा के होड़ में वो पूंजीवादी बन चुका है पूरी तरह, पर औरों देशों के सामने वो बताता है कि हम समाजवादी है। उसी का ऑप्शन बी देखिए, साइकिल के दोनों पहियों में दिखाए गए चिन्हों द्वारा दिए जा रहे संदेशों को उजागर कीजिए। आगे वाला पहिया जो समाजवाद का प्रतीक है, और पीछे वाला पूंजीवाद का, जो कि अमेरिका का प्रदर्शन कर रहा है, और आगे का चीन का। बता दीजिएगा। सी, किन्हीं 2 उदाहरणों की सहायता से दर्शाइए कि चीन अपनी अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों के लिए कैसे खोल दिया। ओपन डोर पॉलिसी के द्वारा चीन ने अपने अर्थव्यवस्था को लिए दूसरे के लिए खोल दिया, अपनी अर्थव्यवस्था को ओपन डोर पॉलिसी के द्वारा। ये देखिए अगला क्वेश्चन पैसेज है, जो कि आप सभी पैसेज को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, फिर आंसर करने हैं एक एक। आप चैप्टर पढ़े होंगे तो भी इन क्वेश्चनों का आंसर इजीली दे देंगे। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये, तो एक बार पैसेज को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। काफ़ी आसान पैसेज होते हैं, 5 नंबर के हैं ये, तो सभी बच्चे एक बार पैसेज को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैं वीडियो को थोड़ा ज़्यादा इस पर जोर दे रहा हूँ ताकि आपको पैसेज पढ़ने में आसानी हो। 10 नंबर का पैसेज आते हैं आपके पॉलिटिकल साइंस में, 2 पैसेज है। क्वेश्चन आसान है, पैसेज पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम वालों साथियों के लिए भी ये इंग्लिश में पैसेज है, इसे भी आप पहले ध्यान से पढ़ेंगे, सभी को आंसर आपको मिल जाएगा इजीली। पहले पैसेज को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 31वां क्वेश्चन देखिए, आपको इंडिया का मैप दिखाया जा रहा है और पॉइंट भी है। इस पॉइंट में आपको बताना है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के कीजिएगा। संबंधी अक्षर को देखिए और राज्य का नाम बताना है। क्वेश्चन भी पूछा गया है, वह राज्य इसमें काट का हरियाणा। ये क्वेश्चन आप सभी पढ़ लीजिएगा और ऐसी पैसेज बना कर आपको पेपर जब आएगा तो आपको मैप भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये जैसे बनाया गया है ये बना लीजिएगा और अक्षर की जगह अक्षर और राज्य के नाम की जगह जो क्वेश्चन पूछा गया आप दे दीजिएगा। इंग्लिश मीडियम वालों साथियों के लिए भी है। इंग्लिश में देखिए, जो पॉइंट है उस पॉइंट को, जहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया उस पॉइंट में आप दे देंगे। आपको मैप बनाने की ज़रूरत नहीं है, या यहाँ मैप लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। 32वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ से सभी क्वेश्चन 6 नंबर के हैं आपके। महाशक्ति को गुट बनाने की आवश्यकता क्यों थी, कोई 4 कारण स्पष्ट कीजिए। इसके ऑप्शनल वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा मुझे। सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी 4 कारण बताने हैं आपको। सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे, 4 है। मैं आंसर आपको अभी बता रहा हूँ सभी को। ये 32वें का ऑप्शनल का आंसर है। 1989 और से 1990 में कुछ ऐसी घटना घटित हुई जिससे सोवियत संघ टूट कर बिखर गया। पहले भाई भतीजावाद, वहाँ पे जिसका रास्ता सत्ता में वही उसी का परिवार आगे बढ़ता गया और आम जनता पूरी तरह कट चुका था वहाँ से, इसीलिए विघटन हो गया था उनका। अगला पॉइंट बताता हूँ मैं आपको। दूसरा पॉइंट देखिए, नौकरशाही का दबदबा। नौकरशाही पूरी तरह अफसरशाही में बदल गई थी। नौकरशाही जनता से पूरी तरह कट चुका था। अगला है हथियारों का होड़। सोवियत संघ ने अपना सारा ध्यान हथियारों के निर्माण में लगा दिया था, जिससे उसका आर्थिक विकास नहीं हो सका। KGB का आतंक। अगला पॉइंट है KGB का आतंक। वहाँ KGB का आतंक इस प्रकार छाया हुआ था कि आम जनता सरकार की ना बुराई कर सकते थे ना कुछ। जो सरकार करता था आम जनता को मानना पड़ता था। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का अधिकार। सोवियत संघ के लोगों के पास, जो 14 देश उसमें शामिल था, उनको राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का अधिकार नहीं मिला था। 1979 में अफगानिस्तान पर हमला। अमेरिका ने 1979 में अफगानिस्तान पर हमला किया और बेवजह वहाँ पर सेनाएं रखे, और काफ़ी खर्चा होता है। जब एक देश की सेना दूसरे देश में जाता है तो काफ़ी खर्चा होता है, तो उसका सारा खर्चा वहाँ पे बहुत हुआ था अफ़गानिस्तान पे, और वहाँ पे संचार प्रणाली काफ़ी कमज़ोर पड़ गई थी। यही कारण है कि सोवियत संघ पूरी तरह टूट गया था और उसका विघटन हो गया। इसी प्रकार 33वां क्वेश्चन देखिए। 33वां क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, वैश्विक पर्यावरण मुद्दों पर भारत के पक्ष में वर्णन करना है
और इसका ऑप्शनल भी है। वैश्वीकरण के किन्हीं 6 परिणाम बताने। वैश्वीकरण के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? 6। आपको जो सा भी अच्छा लगे कर लीजिएगा। दोनों क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी ईजी भी। और 6 पॉइंट आप इन क्वेश्चनों में आसानी से बना सकते हैं। 34वां क्वेश्चन देखिए। क्या आप सहमत है कि लोकतंत्र को सुधाकर बनाने की दिशा में उन आंदोलन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है? हाँ बिल्कुल, हम इस क्वेश्चन से बिल्कुल सहमत है कि लोकतंत्र में आंदोलन होते रहना चाहिए। इससे सरकार को अपनी मनमौजी करने से रोका जा सकता है तथा आम जनता अपने मुद्दे सरकार को बता सकती है। इसलिए लोकतंत्र में आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण रखती है। तो आप 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 6 नंबर के हिसाब से आप बताइएगा। इसका ऑप्शनल भी है। 1979 से 1985 तक चला असम आंदोलन बाहरी लोगों के खिलाफ चले आंदोलन का सबसे अच्छा उदाहरण है। इस कथन के समर्थन में यह बताना है, जो आंदोलन असम में हुआ था 1979 से 1985 के बीच, वो बाहरी लोगों को रोकने के लिए हुआ था। एक उदाहरण की तरह मैं आपको बताना है। 6 नंबर क्वेश्चन है, आपको जो सा क्वेश्चन अच्छा लगे वही करना। ज़रूरी नहीं है कि आप पहला वाला क्वेश्चन छेड़ दीजिए। 6 नंबर का है, आपको जिसका भी आंसर बढ़िया से पता हो उसी का आंसर दीजिएगा। तो पेपर ख़त्म हो गया। जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।